Hello everyone, good afternoon. Welcome to Unacademy's Let's Crack Bank Exams. In today's session, we are going to do the Hindu editorial discussion as always. Now, this is going to be a recorded session, so there is not going to be any live chat. So, what you're supposed to do is the moment you see the first paragraph on your screens, just pause the video then and there and read the entire paragraph with all the underlined words, with all the keywords of the paragraph, and then try to analyze it on your own, and then we will do the discussion session of both the paragraphs of the editorial. ठीक है चलिए. So before we proceed, this is my profile for all of you those who are watching the video for the first time. I am an English educator on this platform and I have been teaching banking English for the last 4 years. An Academy, as you all know, is India's largest learning platform. सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, तो अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड टू फ्यू न्यू चैनल्स. वन ऑफ देम इज़ बैंक एग्जाम्स क्वेस्ट. तो ये चैनल के ऊपर भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑन यूट्यूब. तो वहाँ पर 30 मिनट्स के वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं, अपलोड करते हैं. दोज आर वेरी वेरी हेल्पफुल. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड 4 न्यू चैनल्स कॉल्ड करंट अफेयर्स इन इंग्लिश. Current affairs in 10, English in 10, maths in 10, and reasoning in 10. In these channels we provide you bite size videos of all the 4 subjects. तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने के लिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं. एज आई टोल्ड यू, अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको सब्सक्राइब करना है प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के बहुत सारे वीडियोस और लेक्चर्स देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप. प्ले स्टोर में जाके ये ऐप डाउनलोड कीजिए. वंस यू डाउनलोड द ऐप, उसके बाद आपको कोर्स चूज करना है. तो जो भी कोर्स आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस किसी भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट कोर्स यू हैव टू चूज. लेट्स से बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, नीट हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो. एंड आफ्टर चूजिंग द कोर्स यू हैव टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन प्लान. नाउ सब्सक्रिप्शन प्लान जो है, ये 5 टाइप पे प्लान्स अवेलेबल होते हैं. 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. But I highly recommend you to go for 12-month or a 24-month subscription plan because it is economically very very viable, very very economic. क्योंकि देखिए, एक महीने का जो प्लान है वो 1080 रुपीज़ में आता है. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो अराउंड 14,000 15,000 के आसपास कुछ नंबर जाएगा. लेकिन वन टाइम अगर पेमेंट करते हो 1 साल की, तो आराम से आपको 5,400 में मिल जाता है. तो वही चीज़ जो आपको 14,000 में मिल रही थी, वो आपको 5,400 में मिल जाती है. इट्स लेस देन हाफ ऑफ द अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे. 2 साल का तो और भी ज़्यादा किफ़ायती है. 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6,480 में मिल जाता है. देखिए, एक महीने का जो फ़ी है वो अगर आप एक साल की फ़ी में ऐड कर दोगे, तो आपको 2 साल का ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. सो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल. दूसरा रीज़न ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इतना समय देना ही पड़ता है. तो अगर आप 3 महीने या 6 महीने का ले रहे हो, दैट इज़ नॉट इनफ टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको लॉन्ग टर्म. सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए गो फॉर 12 month or 24 month subscription. And especially those students who are preparing to give exams in 2021 or 2022, एक साल बाद या 2 साल बाद के एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या जो अभी अभी शुरुआत की है उन्होंने प्रिपरेशन की, उनके लिए सबसे बेहतरीन डील्स होती है ये. सेकेंडली, इफ़ यू यूज़ दिस कोड, ये कोड मेरा याद रखिए, लाइव कामा. ये कोड अगर आप यूज़ करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो 7,200 जो फीस है 2 साल की, वो 6,480 हो जाएगी. और 6,000 जो फीस है 1 साल की, वो 5,400 हो जाती है. सो यूज़ दिस कोड लाइव कामा टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है चलिए. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड. बेसिकली एक ही एडिटोरियल हम लोग आज करेंगे. एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट द इंसेक्ट्स कॉल्ड locusts that have been डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया. अभी 2-3 दिन पहले से ही काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा ये न्यूज़. तो उसी एडिटोरियल का फर्स्ट हाफ ऑफ द एडिटोरियल है ये, आपके स्क्रीन पे जो आया है. सो पॉज द वीडियो हियर, read the entire editorial, read the words that are under it or written in bold or written in underline, and then try to figure out कि इसका मतलब क्या है और उसको एनालाइज कैसे करोगे आप. ठीक है चलिए. चलिए, आई होप आप सबने एडिटोरियल पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द एडिटोरियल. पहले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है. जस्ट लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते क्या हुआ. अभी देखो, लास्ट वीक आ गया, मतलब क्या है, टाइम ऑफ रेफरेंस आ गया. एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका.
सो लास्ट वीक ये क्या है, टाइम ऑफ रेफरेंस है, और हमने ग्रामर में ये भी सीखा है कि टाइम ऑफ रेफरेंस जब भी मेंशन किया जाता है तो उसके साथ आने वाला जो टेंस है वो क्या लगता है, सिंपल पास्ट टेंस लगता है। तो देखिए यहाँ पर वॉज बैटर्ड जो है, वॉज बैटर्ड ये क्या है, पैसिव वॉइस में है, लेकिन कौन सा पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ये हमें कैसे पता चला, सिंपल पास्ट टेंस आना ही चाहिए क्योंकि टाइम ऑफ रेफरेंस दिया है पास्ट एक्शन का। ये ग्रामर में हमने रूल सीखा है टेंसेस में, और अगर आपने नहीं सीखा है तो आई रिकमेंड यू टू गो टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म एंड वॉच ऑल द वीडियोज दैट आर देयर ऑन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर बैंक एग्जाम्स। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज आपको वहां पर मिलेंगे, मेरा नाम सर्च करके मेरे कोर्स को देख लीजिए एक बार। चलिए, सो जस्ट लास्ट वीक ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया का मतलब क्या है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा की साइड वाला जो कोस्ट है हमारा, उसे ईस्टर्न इंडिया बोलते हैं, ऑब्वियसली इस साइड पे, वॉज बैटर्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इन डेकेड्स, एंड नाउ even as hundreds of lives are lost every day to the coronavirus, another danger lurks on the nation's west. अपने कंट्री के ईस्टर्न साइड में, ये पिछले हफ्ते अपने कंट्री की जो ईस्टर्न साइड है या ईस्टर्न इंडिया है वो क्या हुआ, बैटर्ड किया गया। बैटर्ड का मतलब है बेसिकली बैट से रिलेटेड है, बैटर्ड का मतलब मारना किसी को, फटकारना किसी को। तो सिंबॉलिक सेंस में यूज किया गया है कि वो जो साइक्लोन आया था ना, अम्फन साइक्लोन, उसने पूरे ईस्टर्न इंडिया को बैटर किया, मतलब क्या है, फटकारा है, उसके अपने चपेट में आ गया, वैसे सेंस में। ठीक है, तो बैटर्ड किया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स ने, जो डेकेड्स में सबसे बड़ा था। डेकेड्स मतलब दशकों में, वो काफी सारे दशकों में पहली बार इतना बड़ा साइक्लोन देखा गया है। इवन एज हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे, हर रोज कोरोना वायरस के चलते सैकड़ों जिंदगियां लूज हो रही है, मतलब सैकड़ों लोग मर रहे हैं हर रोज। अनदर डेंजर लर्क्स, लर्किंग करना मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली एनिमल किंगडम में बहुत बार यूज होता है। देखिए जैसे कोई शेर है या कोई चीता है या कोई ऐसा प्रेडेटरी एनिमल है जो छुप छुप के अपने सामने शिकार को पकड़ने के लिए ये लगा के बैठते हैं ना, तो उस पोजीशन को कहते हैं लर्किंग अराउंड। किसी बुरी चीज को, किसी डेंजरस चीज को करने के लिए शांत होके इंतजार करना, उसे हम कहते हैं लर्किंग अराउंड। क्रोकोडाइल्स करती है, पानी में शांति से बैठी रहती है, और कोई अगर दूसरा एनिमल जैसे डियर हो या कोई भी हो पानी पीने आ जाता है तो ऐसे अचानक से उनके ऊपर ये मारती है, झपटा मारती है और उनको पकड़ लेती है। तो वो जो एक्शन होती है उसे हम कहते हैं लर्किंग अराउंड, डेंजर कॉज करने के लिए रेडी रहना किसी को। सही है, तो अनदर डेंजर क्या हो रहा है, लर्क अराउंड कर रहा है, कहां पर, और लर्किंग ऑन कहां पर है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में, राजस्थान और गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ एमपी एज वेल। A burgeoning locust swarm in Rajasthan, Gujarat, and even parts of Madhya Pradesh threatens to amplify into an agrarian disaster. अभी जो कोरोना चल रहा है वो तो एक मेडिकल डिजास्टर है, उसके वजह से जो माइग्रेशन का इशू हुआ है और माइग्रेंट्स का जो इशू हुआ है वो एक क्या बोलते हैं, माइग्रेशन का डिजास्टर ऑलरेडी अपने हैंड्स में है। अभी एक साइक्लोनिक डिजास्टर हुआ अम्फन के रूप में, लेकिन अभी ये जो बुर्जियोनिंग, बुर्जियोनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ने वाली। बुर्जुअनिंग लोकस्ट स्वॉर्म, लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है जो क्रॉप्स के ऊपर बैठता है, जो क्रॉप्स को खराब करता है ना, उनका स्वॉर्म है। स्वॉर्म का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, हनी बीज हो या कोई भी इंसेक्ट हो, जब ऐसे हजारों लाखों की तादाद में जब एक साथ उड़ते हैं तो उसे स्वॉर्म कहा जाता है ना, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। और ये कहाँ पर आया है स्वॉर्म, राजस्थान में और गुजरात में एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में। और ये क्या करता है, थ्रेटन करता है टू एम्पलीफाई इनटू एन एग्रेरियन क्राइसिस और एग्रेरियन डिजास्टर। एग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये जो सारे लोकस्ट नाम के जो इंसेक्ट्स हैं वो खेतों को नष्ट करते हैं। तो एक एग्रेरियन क्राइसिस में एम्पलीफाई होने का थ्रेट पैदा हो चुका है। ठीक है, और क्या है स्पीशीज का नाम, द डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट ये उस इंसेक्ट की स्पीशीज का नाम है। एज अ स्पीशीज इज अ बेन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ बेन, बेन क्या होता है, बेन का मतलब होता है वरदान का ऑपोजिट। वरदान जिसे हम कहते हैं जिससे चीजें अच्छी होती है उसे हम कहते हैं बून, और अगर कोई ऐसी चीज है जिससे, श्राप जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना श्राप, तो श्राप को हम बोलते हैं बेन। तो बेन और बून एक दूसरे के एंटोनिम्स है। तो एग्रीकल्चर के लिए श्राप है कौन, ये डेजर्ट लोकस इंसेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मराउडिंग इंसेक्ट्स। मराउडिंग का मतलब लंबे बहुत सारे तादाद में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले, उसे हम कहते हैं मराउडिंग। और ये कैसे इंसेक्ट्स है, मराउडिंग इंसेक्ट्स है, उनके आउटब्रेक को, आउटब्रेक का मतलब होता है जब वो आ जाते हैं, है ना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, आगे जाके शायद लिखा है कहाँ से आते हैं, लेकिन उनका जब आउटब्रेक होता है, वो जब आते हैं
तो उस आउटब्रेक को टैकल करना और मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है किसको, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO, और कहां पर है, जोधपुर में उसका हेडक्वार्टर्स है ना। आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द LWO। LWO का ऑब्जेक्टिव्स में से क्या है, ये जो लोकस्ट के आउटब्रेक्स होते हैं ना, मोराउडिंग इंसेक्ट्स के, उनको टैकल करना और मॉनिटर करना। देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्जेस। अपसर्जेस का मतलब होता है ऐसे ही अचानक से जब आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं अपसर्ज होना, है ना। अब सालों तक नहीं आए थे, 10-15 साल हुए, कभी भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन अचानक से आ गए, उसे हम कहते हैं अपसर्ज हो गए। तो कितनी बार अपसर्ज हुए, 13 बार अपसर्ज हुए, 1964 से लेके 1999 तक, है ना। इतने बड़े पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ 13 बार ये देखने को मिला, ये फिनोमिना। एंड आफ्टर 2010 देयर वाज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग रिपोर्टेड। तो ये जो LWO है, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि कोई 2010 के बाद कोई लार्ज स्केल ब्रीडिंग नहीं हुई है उन इंसेक्ट्स की। इसका मतलब ये डेंजर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years। लेकिन जब ये ऐसा कोई आउटब्रेक होता है तो ये 2 साल तक आराम से टिकता है। तो भले ही 13 बार हुआ है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 26 साल 27 साल तक किया होगा, मतलब ये सब्सटेंशियली बड़ा नंबर है ये, ठीक है। एंड देन इट इज अ क्वाइटस। क्वाइटस, ये क्वाइट से आता है वर्ड, क्वाइटस का मतलब शांत हो जाता है, फॉर अबाउट 8 years। 2 साल तक टिकता है, ऑन एन एवरेज 2 साल तक टिकता है, कभी 1 साल भी, कभी 3 साल भी, और फिर 7-8 साल तक कुछ नहीं होता। 8 years के लिए वो क्या हो जाता है, क्वाइटस में चला जाता है। LWO ऑफिशियल्स से दैट द स्वॉर्म बिल्डिंग अप इज पोटेंशियली वर्स्ट इन डेकेड्स। अभी LWO के ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं, जो अभी स्वॉर्म आया है, ये जो ग्रुप ऑफ लोकस्ट आए हैं और ये जो बिल्डअप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं संख्या में एवरी डे, ये क्या है, वर्स्ट इन डेकेड्स। अगेन, दशकों में जो सबसे वर्स्ट अटैक है ना, उनमें से एक अटैक है ये, पोटेंशियली वर्स्ट सबसे। इट इज अ टेस्टिमनी टू इट्स डेवास्टेटिंग पोटेंशियल। एक टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी का मतलब एक लाइक अ प्रूफ है, एक जीता जागता उदाहरण है कि उनका डेवास्टेटिंग पोटेंशियल कितना है, कितने लेवल पे जाके वो चीजों को डेवास्टेट कर सकते हैं। दैट एन आर्केन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, the East Punjab Agricultural Pest Disease and Noxious Weed Act 1949 has a provision whereby district collector can, और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिखा है, call upon any male person not below the age of 14 years resident in the district to render all possible assistance, and there is a potential imprisonment for the failure of फॉर द फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए बेसिकली एक ऐसा लॉ है 1949 में बनाया हुआ, द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिसीज एंड नॉक्शियस वीड एक्ट। और ये एक कैसा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब लॉ है, और कैसा है, आर्केन है। आर्केन का मतलब होता है बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अननोन, बहुत लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, है ना। ऐसा एक लॉ है, इट्स अ वेरी अननोन एंड अनफेमस लॉ। तो उस लॉ में क्या कहा गया है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये स्वाम ने अटैक किया है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी मेल पर्सन को जो 14 साल के ऊपर के हैं, उनको कोई भी पॉसिबल असिस्टेंस देने के लिए फोर्स कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी 14-year-old एंड अबव मेल has to do whatever is asked of him by the district collector to make sure that the swarm of locusts is defeated, और उनको मतलब ये जो प्रॉब्लम है पेस्ट्स का, इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके का अगर असिस्टेंस उनसे लगा 14 साल के ऊपर के मेल से, तो वो करना ही पड़ता है उनको। और अगर उन्होंने फेल हुए वो टू अबाइड बाय द लॉ, मतलब वो ऑर्डर अगर फॉलो नहीं किया 14 साल के ऊपर के लोगों ने, स्पेशली मर्दों ने, तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकती है। ये लिखा गया है इस लेजिस्लेशन में, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और ये एक प्रूफ है, एक जीता जागता टेस्टिमनी है, एक जीता जागता उदाहरण है कि ये जो लोकस्ट आते हैं ना, उनका कितना डेवेस्टेटिंग पोटेंशियल होता है, कितने लेवल तक वो डेवेस्टेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर को और इन जनरल लाइफ को, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर पैराग्राफ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पैराग्राफ क्वाइट वेल। यहाँ पर काफी सारे अच्छे नए नए वर्ड्स हमें यहाँ पर सीखने को मिले। तो ये दो वर्ड्स ध्यान में रखिए, एक तो बुर्जनिंग, बुर्जनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, है ना। लर्किंग अराउंड का मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि
केयरफुली लर्क अराउंड करना शिकार करने के लिए, बैटर करना मतलब वैसे लिटरली धो डालना, बेन का मतलब होता है श्राप, मराउडिंग इंसेक्ट्स मतलब डिस्टर्बेंस कॉजिंग या डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स, ठीक है। क्वाइटस का मतलब शांत हो जाना, टेस्टिमनी इज लाइक प्रूफ, आर्केन इज लाइक अ सीक्रेट लॉ दैट डजंट मेनी मेनी पीपल डोंट नो दैट इट एग्जिस्ट्स। दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर पैराग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द आवर पैराग्राफ के तरफ। अगेन आपका काम यह है कि आप पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि इसका मीनिंग क्या है, नए नए वर्ड्स जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनको देखिए एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपने पढ़ लिया है पूरा पैराग्राफ। यहाँ पर दो तीन नए वर्ड्स हैं, काफी अच्छे वर्ड्स हैं। एंटीक्वेटेड, यस, एंटीक्वेटेड एज इट में साउंड। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है, एंटीक्विटी से आता है ये वर्ड। एंटीक्विटी का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्सोलीट, बेसिकली जो अभी यूसेज में नहीं है, नॉट इन यूज, अभी कोई इस्तेमाल नहीं करता इस पूरे किसी भी चीज को। जैसे लैंडलाइन फोन्स, नोबडी यूजेस लैंडलाइन फोन्स नो दीज डेज, क्योंकि लैंडलाइन फोन्स अभी क्या हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। कभी कभी कुछ एक दुकानों में वगैरह दिखाई देता है, बट ऑलमोस्ट पूरे इंडिया भर में अभी लैंडलाइन फोन्स क्या हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए, एंटीक्वेटेड हो गए, एंटीक्विटी की तरह इसको देखना, ठीक है। तो as old as it may sound, it is a reminder that humanity's oldest blights, plague and pestilence will never truly be eliminated. ये जो कहावत है कि ह्यूमैनिटी के जो सबसे बड़े दुश्मन है, ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब होता है इट्स लाइक अ डिसीज रिलेटेड टू प्लांट्स, इज कॉल्ड एज ब्लाइट्स, प्लेग की वजह से और पेस्टिलेंस की वजह से। पेस्टिलेंस का मीनिंग हमने लास्ट द हिंदू में भी देखा था, है ना। बेसिकली एनीथिंग दैट इज contagious, basically anything that causes danger to something is called as pestilence, है ना, pestilent। और ये जो एक्टिविटी है उसे pestilence बोलते हैं। तो ह्यूमैनिटी के जो ओल्डेस्ट ब्लाइट्स है, प्लेग और पेस्टिलेंस, ये नेवर ट्रूली एलिमिनेट विल बी एलिमिनेटेड, उनको कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, वो रहने ही वाले हैं, है ना। और ये जो कहावत है कि ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दो दुश्मन ये हमेशा रहने ही वाले हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है, एंड एज एंटीक्वेटेड एज इट मे साउंड, इट इज ट्रू। The breeding locusts which threaten farming are an indirect fallout of the warming Indian Ocean। तो ये जो ब्रीडिंग लोकस्ट्स हैं, ब्रीडिंग का मतलब इंक्रीज होने वाले, जिनकी ब्रीडिंग की संख्या ज्यादा हो रही है, ये जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं किसको, फार्मिंग, फार्मिंग को जो थ्रेटन करते हैं, आर एन इनडायरेक्ट फॉल आउट। तो इनडायरेक्ट फॉल आउट का मतलब होता है इनडायरेक्ट रिजल्ट, फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट। तो किस चीज का इफेक्ट है, इज द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वार्मिंग इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का वार्म होना। एज सम मीटियोरोलॉजिस्ट सजेस्ट, मीटियोरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, जो रेनफॉल कब आएगा कब नहीं आएगा ये प्रेडिक्ट करते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजिस्ट्स, ठीक है। तो मीटियोरोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं कि इंडियन ओशन जो है वो वार्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर पानी का बढ़ रहा है, इसके वजह से, या इसका एक इनडायरेक्ट रिजल्ट है कि ये जो इंसेक्ट्स है उनकी संख्या बढ़ी है ना। लास्ट ईयर क्या हुआ था, पिछले साल, देयर वेर फियर्स दैट द मॉनसून में फॉल शॉर्ट। लोगों के माइंड्स में या मीटेरोलॉजिस्ट के माइंड्स में डर था कि मॉनसून जो है वो कम होगा पिछले साल बिकॉज ऑफ एल नीनो। नाउ एल नीनो क्या होता है, एक विंड साइकिल होता है, जो मैंने पहले कुछ आई थिंक एक महीने पहले या कुछ 2-3 हफ्ते पहले वाले एक लेक्चर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एल नीनो होता क्या है, शिफ्टिंग ऑफ विंड्स, है ना। चिलेन कोस्ट एंड ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आजू बाजू जो विंड पैटर्न्स होते हैं उनसे डिटरमाइन करते हैं कि इंडिया में बारिश कितनी होगी। एल नीनो अगर होता है तो बारिश कम होती है, एल नीनो अगर नहीं होता है तो इंडिया में बारिश ज्यादा होती है। तो पिछले साल मीटेरोलॉजिस्ट को लगा था कि एल नीनो का साल है। अभी एल नीनो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा एल नीनो का मतलब क्या है, ठीक है। सो एल नीनो अगर आता है तो बारिश कम होती है, पिछले साल उनको लगा कि एल नीनो का साल है इसलिए बारिश कम होगी, मॉनसून में फॉल शॉर्ट, ऐसा लगा था, ऐसे डर था। और वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक, देखो एल नीनो में क्या होता है, इक्वेटोरियल पैसिफिक वार्म जब होता है ना तब एल नीनो होता है। हाउएवर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, देयर वाज एन एक्सट्रीम फ्लिप। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम फ्लिप हो गया मींस एल नीनो नहीं आया, इक्वेटोरियल पैसिफिक का पानी गर्म नहीं हुआ पिछले साल, इसके वजह से इंडिया में काफी बारिश हुई।
अगर आपको याद है नवंबर तक बारिश हो रही थी, नवंबर दिसंबर तक बारिश हो रही थी इंडिया में, है ना. सो इट वाज नॉट एन एल नीनो ईयर, दैट्स व्हाई द प्रेडिक्शन ऑफ लोअर मॉनसून it didn't happen, rather the opposite happened, उल्टा हो गया. By July it was evident that a positive Indian Ocean dipole or relatively higher temperature in Western Indian Ocean was in works. Now यहाँ पर देखिए जैसे एल नीनो होता है ना, वैसे ही एक इंडियन ओशन डाइपोल करके एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है. अभी छोटा सा एक ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऐसे लेट्स से कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, बट जस्ट ये कर दो, ठीक है. यहाँ पर इंडिया है, तो ये जो पार्ट है पूरा इंडियन ओशन का, यहाँ से ये पूरा इंडियन ओशन है ना, अफ्रीका से लेके पूरा इवन ऑस्ट्रेलिया तक, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कहीं पर है ऐसे, ठीक है. एनीवेज, सो नॉर्मली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ Indian Ocean dipole. One is called as positive Indian Ocean dipole and the other is called as negative Indian Ocean dipole. Positive Indian Ocean dipole में क्या होता है, ये जो अफ्रीकन कोस्ट है, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, ये अगर वार्म हो जाती है, ये अगर इसका टेम्परेचर जो है वो वार्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल. और अगर इसका जो पानी का टेम्परेचर है वो अगर कोल्ड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल. पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जब होता है तो इंडिया में भी बारिश ज़्यादा होती है और ईस्टर्न अफ्रीका में भी बारिश ज़्यादा होती है, इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में, ठीक है. और नेगेटिव जब इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो यहाँ पर भी बारिश कम होती है और इंडिया में बारिश कम होती है. दिस इज द रीजन और दिस इज हाउ द इंडियन ओशन डाइपोल वर्क्स. तो पिछले साल क्या हुआ था, जून और जुलाई तक ये एविडेंट हो गया था, ये क्लियर हो गया था कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होने वाला है. इसका मतलब इंडिया में भी तेज बारिश होने वाली है और ईस्टर्न अफ्रीका में भी तेज बारिश होने वाली है, और रिलेटिवली हायर टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन. देखो ये वाला जो पार्ट है, ये इंडियन ओशन का कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है. अफ्रीका का भले ही ईस्टर्न कोस्ट है, लेकिन इंडियन ओशन का कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बनेगा. दिस लेड टू अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया. इसके वजह से इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ पिछले साल, बहुत बारिश हुई, है ना. देन अ कॉज फॉर चीयर, और तभी ये जो बहुत बारिश हुई थी उसके वजह से क्या हुआ, लोगों ने उसको चीयर किया कि अच्छी मानसून हुई है, अच्छी बारिश हुई है, तो इस साल खेती वगैरह अच्छी होगी. एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका, इंडिया में तो बारिश हो ही गई बहुत सारी, लेकिन ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी बहुत बारिश हुई. एंड इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर बहुत सारी बाढ़ भी आई थी एंड पीपल लॉस्ट, मेनी मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ रेनफॉल इन ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है. बट मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स प्रेसिपिटेटेड लोकस ब्रीडिंग. नाउ प्रेसिपिटेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, रेनफॉल, है ना. बारिश जब होती है या कोई भी कंडेंसेशन जब होता है पानी का, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेटेड ये जो वर्ब लिखा है वो बारिश के सेंस में नहीं लिखा है, वो लोकस्ट ब्रीडिंग की बारिश हुई, ऐसे उन्होंने सिंबॉलिज्म में यूज किया गया कि ये जो अफ्रीकन डेजर्ट्स हैं यहाँ के, ये नॉर्मली जो ड्राई रहते हैं, लेकिन बहुत बारिश की वजह से क्या हो गया, वो मॉइस्ट बन गए. मॉइस्ट बन गया मतलब वहां पर पानी ज्यादा आ गया, वहां पर पानी ज्यादा होने की वजह से वो जो लोकस्ट है उनकी ब्रीडिंग और तेजी से हो गई, है ना. वो लोकस्ट ब्रीडिंग की बारिश हो गई. प्रेसिपिटेटेड यहाँ पर सिंबॉलिज्म में यूज किया गया है, ठीक है. सो ये मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स की वजह से लोकस्ट ब्रीडिंग की बारिश हुई. एंड फेवरेबल रेन बेयरिंग विंड्स, यहाँ से जो विंड्स ब्लो हुए इंडिया के तरफ, वो कैसे विंड्स ब्लो हुए, फेवरेबल विंड्स थे और रेन बेयरिंग विंड्स थे, मतलब जिनमें बारिश था, जिनमें मॉइस्चर था. एडेड देयर ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स इंडिया, वो अफ्रीका में जन्म हुआ उनका, वो लोकस ब्रीडिंग हुई उन अफ्रीका के डेजर्ट्स में बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा रेनफॉल एंड बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स दैट वर अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट देम एंड कैरी देम टुवर्ड्स इंडिया. दे वर सक्सेसफुली कैरीड टुवर्ड्स इंडिया ओवर द लास्ट 6 months, है ना. तो इसके वजह से वो इंडिया आके पहुंच गए, ठीक है. ऑन द अदर हैंड कोरोना वायरस क्वारंटीन, तो चलो रीजन समझ में आ गया हमें कि लोकस ब्रीडिंग क्यों हुआ है, क्योंकि ये इंडियन ओशन डाइपोल का एक एग्जांपल दिया गया है ना. बारिश ज्यादा हुई, इंडिया में भी ज्यादा हुई और ईस्टर्न अफ्रीका में भी ज्यादा हुई, उसके वजह से जो डेजर्ट्स हैं वो मॉइस्ट डेजर्ट्स बन गए, उसके वजह से लोकस ब्रीडिंग बहुत तेजी से हुआ. और लोकस ब्रीडिंग तेजी से होने के बाद उनके पास क्लाउड्स थे, उनके पास वाटर बेयरिंग, रेन बेयरिंग क्लाउड्स थे, और जो इंडिया तक उनको लेके आ गए, ठीक है. दूसरा, ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, क्वारंटाइन, कोरोना वायरस में जो क्वारंटीन चल रहे हैं, कोरोना वायरस के क्वारंटीन की वजह से मेंट दैट रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज
इन्वॉल्विंग इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स वर हॉल्टेड। अभी ये जो फिनोमिना है ना लोकस्ट का, ये ऑलमोस्ट हर साल होता है लेकिन कम संख्या में होता है, ठीक है। और रूटीन एक्टिविटी है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, एक रूटीन एक्टिविटी की जाती है किसकी, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की अपने क्रॉप्स के ऊपर, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दीज एरियाज, यहाँ पर जो एरियाज है वो। और ये पेस्टिसाइड स्प्रे करने से क्या होता था कि जो लोकस्ट आते भी थे वो पेस्टिसाइड्स खा के मर जाते थे, है ना। सो ये जो एक्टिविटी है पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की, वो हॉल्ट की गई, वो रोकी गई, क्योंकि कोरोना वायरस के क्वारंटीन चल रहे थे इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी एंड अफगानिस्तान में भी। While it is some comfort that there are now limited standing crops in India, अभी एक चीज क्या अच्छी है कि अभी प्रेजेंटली क्रॉप्स जो है लिमिटेड, स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा क्रॉप्स है नहीं जो जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फोरकास्ट आर फॉर गुड रेन इन राजस्थान, और फोरकास्ट क्या है, इस साल भी अच्छी बारिश होने वाली है, ये ऐसा फोरकास्ट है। एंड पैराडॉक्सिकली कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर लोकस ब्रीडिंग ड्यूरिंग द सोइंग सीजन, लेकिन यही एक जो अच्छी बात है कि इस साल बारिश अच्छी होने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेस्टिसाइड्स की स्प्रेइंग नहीं हुई थी, इसलिए लोकस जो है वो बहुत संख्या में अभी मौजूद है यहाँ पर। प्लस अगर बारिश ज्यादा होती है तो उनके लिए कंडीशन और भी कंड्यूसिव हो जाती है, कंड्यूसिव का मतलब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है ना, लोकस ब्रीडिंग के लिए ड्यूरिंग द सोइंग सीजन। सोइंग मतलब जब बीज बोते हैं खेतों में, दैट इज कॉल्ड ए सोइंग सीजन। उसके वजह से होने वाला है कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अ लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज दैट, ग्लोबल वार्मिंग ये की वजह से ये जो सारी चीजें हो रही है, उसका एक लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट क्या है, इज दैट इट मे लिंक डेस्परेट डिजास्टर्स। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे डेस्परेट डिजास्टर्स की लिंक लग सकती है ना, फ्लड्स हो, पैंडेमिक हो, पेस्टिलेंस हो, जैसे अभी एक के बाद दूसरा रिजल्ट आ रहा है आपके सामने, एक के बाद दूसरा डिजास्टर आ रहा है, ये एक हाईलाइटेड एस्पेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। एम्पलीफाइंग द पोटेंसी ऑफ ईच, हर एक डिजास्टर की जो पोटेंसी है, पोटेंशियल है, उसको एम्पलीफाई करते जाता है, उसको और बड़ा करते जाता है, कौन, ये ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसने किया है, ह्यूमन बींग्स ने किया है। इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली मेकिंग इट क्लियरर, साइंस और टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हुई है वो एक ही चीज क्लियर कर रही है, क्या है, दैट मैंस फॉलीज, फॉलीज का मतलब होता है मिस्टेक्स। ह्यूमन बीइंग के जो मिस्टेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो की है, और जिन गलतियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारे सामने आ चुका है ना। सो मैंस फॉलीज ट्रांसीड बॉर्डर्स, बॉर्डर्स को ट्रांसीड करते हैं, ट्रांसीड करने का मतलब क्या होता है, क्रॉस करते हैं। बॉर्डर से सीमित नहीं, बॉर्डर्स तक सीमित नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि यूएसए के इंडस्ट्रीज और यूएसए के लोगों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग में बढ़त हुई है, उसके रिजल्ट सिर्फ यूएसए में दिखाई देंगे, या इंडिया या चाइना या दुनिया की कोई भी कंट्री हो जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में जो बढ़त हुई है, उसका ऐसा नहीं होता ना, दुनिया ऐसा नहीं बोलती कि चलो इंडिया इंडिया के कंपनीज ने इतना परसेंट कार्बन जनरेशन किया तो इंडिया में इतने परसेंटेज का ही पेस्टिलेंस होगा, या इंडिया में इतने परसेंटेज का ही फ्लड्स होगा। दुनिया भर में उसका रिजल्ट दिखाई देता, दुनिया भर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं। और ये साइंस ने हर बार प्रूव किया है कि ये जो ह्यूमन बींग्स के या मैंस के फॉलीज हैं, फॉलीज का मतलब मिस्टेक्स, गलती, बड़ी बड़ी गलतियां जो की है, डिफॉरेस्टेशन करके और कार्बन एमिशन करके और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, ये क्या करता है, ये बॉर्डर्स को ट्रांसीड करता है, बॉर्डर्स ध्यान में नहीं रखता है ना, नेशनल बॉर्डर्स ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स के माइंड्स में है। ग्लोबल वार्मिंग जब आता है, फ्लड जब आता है, पैंडेमिक जब आता है, तो वो बॉर्डर्स देख के नहीं आता, ठीक है, ये हमें पता चल गया। दिस मेक्स इट नेसेसरी टू अबैंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम। तो जो नॉर्मली ब्लेम गेम हम लोग करते हैं ना, टेरिटोरियल ब्लेम गेम, चाइना की वजह से हुआ, यूएस की वजह से हुआ, इनके वजह से हुआ, उनके वजह से हुआ, इसको अबैंडन करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव है, सभी ह्यूमन बींग्स की बेवकूफियों की वजह से ये सारी चीजें हो रही है ना। सो दिस मेक्स इट नेसेसरी टू अबैंडन एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल ब्लेम गेम, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, ब्लेम नहीं करना है किसी को, है ना। एंड द फोकस ऑन पॉलिसीज दैट विल एंश्योर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। और ब्लेम गेम करने से अच्छा क्या है, ऐसे पॉलिसीज के ऊपर फोकस कीजिए जो इंश्योर करेंगी एक इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर। फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इक्विटेबल मतलब सबके लिए समान होना चाहिए, और सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मीन्स समथिंग दैट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक टिकता है, उसके लिए बोलते हैं सस्टेनेबल। क्लियर है। सो दिस वाज द पैराग्राफ ऑफ आवर, दिस वाज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ आवर एडिटोरियल।
So this editorial was basically regarding the locusts and that insect that is causing a lot of issues in India. Then we also talked about कि उसका origin कहाँ से होता है. पिछले साल का एक example दिया था कि क्यों अभी इस साल अचानक से ये locust breeding इतना तेजी से हुआ है. इक्वेटोरियल इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, यू कैन ऑल्सो गूगल इट. अनअकैडमी के ऊपर भी काफ़ी सारे ज्योग्राफी एजुकेटर्स आपको मिलेंगे जो एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल को एक्सप्लेन करने वाले उनके लेक्चर्स होंगे. ठीक है, सो यू कैन डू दैट एज वेल. डोंट कीप एनी डाउट्स इन योर माइंड. यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे नए वर्ड्स हमने सीखे. एंटीक्वेटेड का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, बेसिकली जो अभी यूज में नहीं है ना, ऑब्सोलीट बोल सकते हो. ब्लाइट्स का मतलब होता है बेसिकली अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्लांट्स. फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. प्रेसिपिटेटेड नॉर्मली बारिश के जैसे यूज होता है, लेकिन यहाँ सिंबॉलिज्म में यूज किया है, सिंबॉलिक बारिश कि ये मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स की वजह से लोकस ब्रीडिंग की बारिश हुई, वैसे सेंस में. पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्रेस किया जाता है ना. यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था थोड़ी देर पहले. पैराडॉक्स इज एक्चुअली अ फिगर ऑफ स्पीच. मतलब होता है कि दो ऑपोजिट आइडिया एक साथ एक सेंटेंस में मेंशन किए जाते हैं. जैसे फोरकास्ट अच्छा है, गुड रेन होने वाला है, ये फोरकास्ट अच्छा है राजस्थान के लिए, लेकिन पैराडॉक्स ये है, बुरी बात ये है कि यही गुड रेन जो खेतों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वही गुड रेन लोकस्ट के ब्रीडिंग के लिए भी अच्छा होता है, और लोकस्ट जितना ज्यादा ब्रीड करेंगे उतना ज्यादा वो खेत को डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. सो इट्स लाइक मॉनसून इज ब्रिंगिंग बोथ, मॉनसून इज ब्रिंगिंग गुड क्रॉप्स and the same time monsoon is bringing good breeding for locusts which are ultimately going to destroy those crops. तो ये एक विरोधाभास है ना, it's like two contradictory ideas in one sentence. तो ये क्या है, एक पैराडॉक्स है, एक पैराडॉक्सिकल है. ठीक है, तो ये भी एक चीज आप ध्यान में रखिए. ओके, सो दिस वाज द पैराग्राफ. इसके सिनोनिम्स सारे एक बार लिख के रखिए अपने डायरी में. जो भी आपने डायरी बनाई है, मैंने आपको पहले भी बताया कि खुद की डायरी बनाइए वोकैबुलरी के लिए, एंड नोट डाउन ऑल द न्यू वर्ड्स दैट यू कम अक्रॉस. ट्राई टू frame your own sentences of your own mind and try to remember them and revise them as much as possible. क्योंकि वोकैबुलरी इंप्रूव करना ये एक दिन का या एक महीने का खेल नहीं होता. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, एफर्ट्स लेने पड़ते हैं इंप्रूव करने के लिए. दूसरी बात, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी डू इन द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सेशन. वी जस्ट डिस्कस द हिंदू एडिटोरियल एंड अंडरलाइन द वर्ड्स एंड ट्राई टू इमेजिन कि आपको क्या क्या देखना है, आपको क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है. हियर वी आर नॉट सॉल्विंग एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, no fill in the blanks, no spot the error, nothing. You just the whole point or the whole purpose behind doing this exercise is that your ability to understand the language should improve. That is the whole point behind this whole exercise. तो ये आपको करना है. जब आप खुद घर पे भी द हिंदू पढ़ोगे तो आपको यही सारी चीजें करनी है. पेन पेंसिल लेके बैठिए, हार्ड कॉपी खरीदिए द हिंदू की. आई जनरली रेकमेंड के हार्ड कॉपी खरीद के बैठे, सो दैट यू कैन अंडरलाइन, यू कैन राइट डाउन द मीनिंग्स, है ना. ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर वो उसमें मज़ा नहीं आता. आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ रीडिंग द हिंदू ऑनलाइन. जो हार्ड कॉपी पढ़ने में मज़ा है ना, उसमें उसमें बहुत ही मज़ा आता है. ठीक है, सो यस, दिस वाज द लेक्चर. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड let's meet in the next lecture. Tomorrow we will have 2020 session, and there is another announcement. As you all know, most of you know, that we are having a marathon session on 30th May 2020, that is Saturday, and from 3 p.m. to 6 p.m. So we are having a 3-hour marathon session, and it's going to be a comprehensive English marathon session. It will have questions, all the types of questions that are asked in bank exams. ठीक है, spot the error, fill in the blanks, parajumble, sentence swapping, everything. तो बहुत सारी टाइप के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, 5 टाइप के अलग अलग, मोर देन 50 डिफरेंट क्वेश्चंस तो आराम से करेंगे हम लोग. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन लाइव टू दैट सेशन ऑन सैटरडे. दैट विल हैपन ऑन 30th of May. We have also started few channels, as I told you previously also. बैंक एग्जाम्स क्वेस्ट ये चैनल हमारा शुरू हो चुका है. 30 मिनट्स के वीडियोस यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड 4 न्यू चैनल्स कॉल्ड करंट अफेयर्स इन 10, इंग्लिश इन 10, रीजनिंग इन 10 एंड मैथ्स इन 10. तो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बाइट साइज वीडियोज मिलते हैं, तो आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे. ठीक है, now those who are watching this video for the first time, please subscribe to the channel Let's Crack Bank Exams, and you can also follow us on Telegram. There is a description, there is a link given in the description below, so you can click on the link and you'll get joined or you will get connected to our Telegram channel. You can use this code. ये मेरा कोड याद रखिए, लाइव कामा, लाइव KAMA कामा. ये कोड याद रखिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर. इफ यू विश टू स्टडी इन डिटेल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो,
तो ये कोड यूज़ करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।